आप देख रहे हैं तज्जियों, तबसरों और अहम तरीन खबरों पर मुश्तमिल पाकिस्तान का सबसे मुस्तनद और मोतबर न्यूज शो दुनिया मेहर बुखारी के साथ। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। हुकूमत और IMF के दरमियान इख्तलाफात के बायस आइंदा माली साल का बजट अब 10 जून को पेश किया जाएगा, जबकि बजट अहदाफ पर बातचीत के लिए पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का नया दौर रवां हफ्ते शुरू होगा। और इसके दरमियान हुकूमत ने तरक्याती बजट में 100 अरब रुपए का कट लगा दिया है। अलबत्ता तनख्वाहदार तबके को महंगाई के तनासुब से रिलीफ देने का हुकूमती दावा भी सामने आया है। नाज़रीन, IMF और हुकूमत के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात में मुख्तलिफ शोबों से मुतवक्के टैक्स आमदन, दिफाई बजट और सब्सिडी के हुजम से मुतल्लिक मामला ज़ेरे बहस आएंगे। इसके अलावा IMF और हुकूमत तनख्वाहदार तबके, सनती और ज़राई शोबे को रिलीफ देने और तवानाई शोबे से मुतल्लिक इस्लाहात पर भी बातचीत करेंगे। आज ही बजट से मुतल्लिक प्लानिंग कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास हुआ। 31 वफाकी वजारतों और डिवीजन्स के लिए 662 अरब रुपए तरक्याती बजट मुख्तस किया गया। वजारत दिफा के लिए 11 अरब 55 करोड़ रुपए, NHS समेत दीगर कॉर्पोरेशंस पर 332 अरब रुपए खर्च होंगे। मुआशी शरह नमू का हदफ 4.9%, ज़राअत 4.5% और सनती तरक्की का हदफ 4.3% रखा गया है। सालाना प्लानिंग कोऑर्डिनेशन कमेटी ने अहम अहदाफ और टारगेट्स की मंजूरी दे दी है। इजलास से खताब करते हुए आज वजीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल का कहना था कि मुल्क के आधे से ज्यादा अखराजात कर्ज की अदायगी में जा रहे हैं। हुकूमत टैक्स चोरों के पीछे जा रही है, मगर टैक्स चोरी रोकने के लिए हर शहरी को चौकीदार बनकर खड़ा होना होगा। हमारे आधे अखराजात कर्जों की अदायगी में जा रहे हैं। इसका हल सिर्फ ये है कि हम कौमी सतह पर अपने रेवेन्यूज में इजाफा करें। हमें पाकिस्तान में टैक्स कलेक्शन, टैक्स की चोरी और टैक्स के निज़ाम में इस्लाहात को भी अब एक नेशनल सिक्योरिटी का तकाजा समझते हुए टॉप मोस्ट प्रायोरिटी देनी है और हर पाकिस्तानी शहरी को टैक्स चोरी के खिलाफ एक चौकीदार बन के खड़ा होने की जरूरत है कि वो शख्स जो लाखों करोड़ों की आमदन ले रहा है लेकिन वो टैक्स दहिंदा नहीं है, हुकूमत उनके पीछे कोशिश कर रही है, लेकिन हर टैक्स देने वाले शहरी का भी फर्ज है कि वो हुकूमत से ताउन करे। चूंकि टैक्स रेवेन्यू में कमी हो रही है, इसी वजह से तरक्याती मंसूबे मुतासर हो रहे हैं। इसी का शिकवा वजीर मनसूबाबंदी भी कर रहे हैं। कह रहे थे कि 1400 अरब से शुरू होने वाला तरक्याती बजट कम होकर 1000 अरब रुपए तक रह गया है, जो खतरे की निशानदही करता है। हमारे यहाँ बदकिस्मती से गुज़श्ता चंद सालों से डेवलपमेंट बजट का तनासुब हमारे कौमी बजट के अंदर सुकड़ रहा है, जो कि हमारे लिए एक नहायत परेशान कुन हकीकत है। हमने पिछले साल माली साल का आगाज 1400 अरब से किया था, लेकिन कुछ अरसे बाद उसे घटा के 1100 अरब कर दिया गया और अब इस साल के लिए वो मजीद घट के 1000 अरब हो गया है। मेरे नज़दीक ये एक बहुत बड़ा हमारे मुस्तकबिल के लिए सवालिया निशान भी है और ख़तरे का निशान है। हमें इस सूरत हाल को रिवर्स करना है और इसको रिवर्स करने के लिए पहली चीज़ ये है कि हमें टैक्स के महसूलात में खतीर इजाफा करना है। वजीर मनसूबाबंदी के जवाब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम का यह कहना था कि 11 साल वजीर रहने के बावजूद एहसन इकबाल का यह कहना कि वो मजीद वजीर रहते तो मुल्क की तकदीर बदल जाती हैरान कुन है। वजीर प्लानिंग है, उन्होंने एक बहुत अफसरदा सी तस्वीर दी। 11वीं दफ़ा जो है वो वजीर जो है प्लानिंग रहे, लेकिन उस पर भी वो शिकायत गो थे कि अगर ये 11 साल एक साथ मिलते तो वो पाकिस्तान की तकदीर बदल सकते थे, लेकिन 11 दफ़ा अलग अलग मौक़ों पे वजह से वो जो है तकदीर पाकिस्तान की नहीं बदल सके। 1000 अरब का तरक्याती अखराजात का तखमीना है, जिसकी वजह से एहसन इकबाल ने साहब ने जो है वजीर प्लानिंग में हाथ खड़े कर दिए और इस साल कोई नया प्रोजेक्ट वफाकी हुकूमत नहीं देने चाह रही। हायर एजुकेशन 65 अरब रुपए पिछले साल इन्होंने रखे थे, उसका बजट काट के 45 अरब कर दिया। तो तालीम जो है इट इज़ नॉट एनी मोर देयर प्रायोरिटी। 54 करोड़ पे मिल रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा को 1000 अरब में, पंजाब को उन्होंने रखा है 1.6 अरब पे, सिंध को दिए 47 अरब, बलोचिस्तान को दे रहे हैं 20 अरब और 120 अरब रुपए की वो जो एक सड़क है वो अलग। गिलगित बल्तिस्तान के लिए इन्होंने रखे हैं 37 अरब और कश्मीर के लिए रखे हैं इन्होंने 45 अरब।
एहसन इकबाल, जिस खतरे को करीब आता देख रहे हैं वो यकीनन संगीन नौयत का है। नाजरीन, 118 से जायद कम तरजीही या गैर फाल मंसूबे बंद करना यकीनन उनकी नज़र में बेहतर इकदाम होगा, लेकिन ज़्यादा तशवीशनाक अमर यह है कि ये मंसूबे, ये प्रोजेक्ट्स IMF की निशानदही पर ख़त्म किए जा रहे हैं। अप्रैल में IMF ने वफाकी हुकूमत पर वाज़ेह किया था कि 18वीं तरमीम के बाद जिन तरक्याती मंसूबों का इख्तियार सूबों को मुंतकिल हो चुका है उन्हें वफाकी बजट में शामिल नहीं किया जाए। और ज़राए के मुताबिक IMF ने जब 168 प्रोजेक्ट्स की निशानदही की, इन मंसूबों पर वफाक 300 से 350 अरब रुपए पहले ही खर्च कर चुका था। अब इन मंसूबों का मुस्तकबिल क्या होगा, कौन इन मंसूबों को मुकम्मल करेगा, या फिर ये मंसूबे छोड़ दिए जाएंगे और इनकी लागत में इजाफा ही होता चला जाएगा, या फिर सफ़ेद हाथी ही रह जाएंगे, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन IMF और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात में कामयाबी और मुशावरत मुकम्मल होने के बाद अगले माली साल का बजट पेश किया जाएगा। यानी कि बजट पेश किए जाने से कबल गुज़िश्ता माली साल के जो स्टेटिस्टिक्स और अदाद शुमार सामने आ रहे हैं वो यकीनन अगले माली साल के बजट पर बराह रास्त असरअंदाज होंगे। इन अदाद शुमार में सबसे अहम FBR टैक्स वसूलियों का फिगर है। हालांकि तरक्याती मंसूबों के लिए बजट में रखी गई रकम में मुसलसल कमी की जा रही है। दूसरी तरफ से अनप्रेसिडेंटेड टैक्सेशन और एडवांस वसूलियों के बावजूद रवा माली साल के पहले 11 माह के दौरान FBR को टैक्स वसूलियों की मद में 1030 अरब रुपए शॉर्टफॉल का सामना है। हुकूमत अब तक इखराजात और एक्सपेंडिचर्स में कमी लाने में भी नाकाम हो रही है। साथ ही कर्ज अदायगियों में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है। 1000 अरब रुपए के टैक्स शॉर्टफॉल के बाद उम्मीद की जा रही है कि आइंदा बजट में कम अज कम 1500 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाए जाएंगे। सवाल तो अब यह है कि चेयरमैन FBR पहले ही बजट में रिलीफ ना मिलने का इम्कान जाहिर कर चुके हैं, तो वजीर खजाना बिलखसूस तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने की नवीद सुना चुके हैं। किसकी बात सच है ये वक्त बताएगा। लेकिन पेट्रोलियम लेवी को 78 रुपए फी लीटर की बुलंद तरीन हद तक पहुंचाने के बावजूद टैक्स शॉर्टफॉल ऐसे स्ट्रक्चरल फेलियर की निशानदही करता है कि जिसमें मुसलसल बिगाड़ आ रहा है। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने बढ़ते कर्ज की निशानदही की बिल्कुल दुरुस्त निशानदही की है, लेकिन उस हुकूमत का क्या कीजिए कि जो गर्दशी कर्ज खत्म करने के लिए 1.2 खरब रुपए का कर्ज ले रही है ताकि बिजली सेक्टर के बढ़ते कर्ज को हल किया जा सके, इसे काबू किया जा सके। ज़राए के मुताबिक कर्ज पैकेज मुआहदे को हतमी शक्ल दे दी गई है और अब वफाकी काबीना मंजूरी के बाद 18 बैंकों से यह कर्ज ले लिया जाएगा। इस कर्ज मंसूबे की मंजूरी भी IMF से पेशगी ली जा चुकी है। इस वक्त सर्कुलर डेट तकरीबन 2.3 खरब रुपए है। इस मुआहदे के तहत कमर्शियल बैंकों से 617 अरब रुपए के नए कर्जे 10.5 से 11% की शरह सूद पर वसूल किए जाएंगे। कर्ज की अदायगियां 6 साल में डेट सर्विस सरचार्ज के जरिए की जाएंगी कि जो इस वक्त सारिफीन से बिजली के बिलों में फी यूनिट 3 रुपए 23 पैसे वसूल किया जाता है। आइंदा बजट से मुतल्लिक भी खबरें सामने आ रही हैं। IMF हुकूमत पर जोर दे रहा है कि माली इस्लाहात और रिफॉर्म्स पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाए, टैक्स ना देने वाले शोबों को टैक्स नेट में लाया जाए और गैर तरजीही अखराजात को फिल फॉर खत्म किया जाए। टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए हुकूमत मुख्तलिफ इकदाम ले रही है और अब वफाकी हुकूमत ने नकद अदायगी को डिस्करेज करने के लिए फैसला कर लिया है कि आइंदा बजट में ईंधन समेत मुख्तलिफ शोबों सेक्टर्स में अगर नकद कैश से अदायगी की गई तो पेट्रोल पर 2 से 3 रुपए, जबकि सामान की खरीदारी पर 2% इजाफी GST वसूल किया जाएगा। सहाफी खलीक कियानी की खबर के मुताबिक नकदी पर मबनी मुईशत के खिलाफ ये मुहिम ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर दोहरी सिमतों में काम करेगी ताकि सारिफीन और कारोबारी इदारों को दस्तावेजी डॉक्यूमेंटेड लेन देन के लिए लागत कम करने और फिर नकद अदायगियों पर इखराजात बढ़ाने की तरगीब दी जाए। इस मकसद के तहत मुईशत को बदतरीज कम नकद से मुकम्मल गैर नकद निज़ाम की तरफ मुंतकिल करना है। अब यहाँ मसला ये है कि शहरों में तो शायद ये कैशलेस अप्रोच काम कर जाए, सूदमंद हो, करामत साबित हो जाए, मगर देहात और दूर दराज इलाकों में ये कैशलेस अप्रोच कैसे काम करेगी, ये अपने अंदर एक बहुत बड़ा सवाल है। नाज़रीन, रेवेन्यू बढ़ाने और नॉन फाइलर्स के खिलाफ इकदाम लेने से मुतल्लिक एक तजवीज़ ये भी सामने आई है कि नॉन फाइलर्स के कैश निकलवाने पर भी विदहोल्डिंग टैक्स को 0.6% से बढ़ाकर 1.2% कर दिया जाए, जबकि यौमिया 50,000 से जायद रकम निकलवाने पर इजाफी टैक्स आयद करने की तजवीज़ भी सामने आई है। बैंक डिपॉजिट्स और बचत स्कीमों पर टैक्स शरह में इजाफा किया जाएगा। बजट से मुतल्लिक मुल्क के मुख्तलिफ सेक्टर से भी तजावीज़ और रिकमेंडेशन सामने आ रही हैं। टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स ने हुकूमत से
बजट से कबल पॉलिसी इकदाम वापस लेने का मुतालबा कर दिया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ को लिखे गए एक मुश्तरका खत में पाकिस्तान रेडीमेड गारमेंट्स मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन और पाकिस्तान होजरी मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ने टैरिफ से मुतल्लिक रुकावटों और पाबंदियों पर मबनी पॉलिसियों को हल करने के लिए फौरी इजलास बुलाने का मुतालबा किया है और ये कहा है कि ये पॉलिसियां सप्लाई चेन को महदूद कर रही हैं। दोनों एसोसिएशंस ने यह मुतालबा किया है कि फाइनल टैक्स निजाम वापस बहाल कर दिया जाए। FBI को हदायत जारी की जाए कि सेल्स टैक्स और कस्टम्स छूट के खुदकार और तेज रफ्तार निजाम के अलावा मकामी टैक्सेस और लेवी ड्रॉबैक और ड्यूटी ड्रॉबैक ऑफ टैक्सेस की फौरी अदायगी को यकीनी बनाया जाए। नाजरीन, दोनों एसोसिएशंस ने अपने खतूत में खबरदार कर दिया है कि अगर फौरी इकदाम ना उठाए गए तो बरामदी यूनिट्स के बड़े पैमाने पर बंदिश, गैर मुल्की ज़र मुबादला में कमी और बेरोजगारी में इजाफा होगा। टेक्सटाइल सेक्टर के अलावा प्रॉपर्टी सेक्टर की बहाली से मुतल्लिक मुआशी थिंक टैंक इकोनॉमिक पॉलिसी एंड बिजनेस डेवलपमेंट ने अपनी रिकमेंडेशंस में हुकूमत को ये तजवीज़ दी है कि हुकूमत बजट में ट्रांजैक्शन टैक्सेस का बोझ 2 से 2.5% कर दे। बजट में जायदाद की फरोख्त पर टैक्सेस 1.5 से 2% किए जाएं, जो इस वक्त बाय द वे 3 से 4% हैं। जायदाद की खरीदारी पर टैक्सेस खत्म किए जाएं, जो इस वक्त 3 से 4% हैं। इसी तरह कंस्ट्रक्शन सेक्टर पर आयद एडवांस टैक्स और सेल्स टैक्स भी खत्म कर दिए जाएं। थिंक टैंक के मुताबिक अगर ये इकदामात ले लिए जाएं तो सालाना 10 से 12 अरब डॉलर की रकम बैरून मुल्क जाने से रोकी जा सकती है। ऐसे में पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान टैरिफ मामले पर बाज़ाब्ता मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं। 4 दिन कबल वजारत खजाना की माहाना आउटलुक रिपोर्ट में यह खदशा जाहिर किया गया था कि मुल्क भर में महंगाई की शरह में इजाफा मुतवक्के है और अब इदारा शुमारियात की रिपोर्ट सामने आ चुकी है। नाजरीन, इस रिपोर्ट के मुताबिक मई के महीने में महंगाई की शरह वजारत खजाना के अंदाजे से ज्यादा रिकॉर्ड की गई है। वजारत खजाना ने रवा माह महंगाई 1.5 से 2% के दरमियान रहने का तखमीना लगाया था। अदारा शुमारियात की जानिब से जारी की गई रिपोर्ट में अब यह बताया गया है कि मई में महंगाई बढ़ने की सालाना शरह 3.46% रही, जबकि जुलाई 2024 ता मई 2025 में औसत महंगाई की शरह 4.61% रही। रिपोर्ट के मुताबिक मई में शहरों में महंगाई की शरह 3.5% रही कि जो गुज़िश्ता माह 3.39% रिकॉर्ड की गई थी। सौदात शुमार के मुताबिक एक माह में अंडे 24.38%, मुर्गी की कीमत में 8.63%, चीनी की कीमत में 1.07%, खुश्क दूध 2.80% और मक्खन 1.31% महंगा हुआ, जबकि एक माह में आलू, ताज़ा फल, मशरूबात और गोश्त महंगे होने वाली अशिया में शामिल रहीं, जबकि टमाटर की कीमत तकरीबन 21%, 21%, प्याज की कीमत में 12.5% और गंदम की कीमत में 7.32% तक कमी हुई है। जहां महंगाई में बतदरीज इजाफा हो रहा है नाजरीन, वहीं इप्सॉस पाकिस्तान ने नया सर्वे भी जारी कर दिया है कि जिसके मुताबिक मुल्क के मुआशी मुस्तकबिल पर एतमाद करने वाले पाकिस्तानियों में 15% का इजाफा हुआ है, जबकि 36% पाकिस्तानी खुद के माली हालात में बेहतरी के लिए पुरुमीद और कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं। मुआशी मुस्तकबिल से मायूस पाकिस्तानियों की शरह 16% कमी के बाद 44% पर आ चुकी है और सर्वे के मुताबिक घरेलू जो लोग हैं उनकी भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है। घरेलू अशिया की खरीदारी में भी आसानी का कहने वालों की शरह भी 1 साल में दुगनी हो गई है। पाकिस्तानियों में बेरोजगारी के खौफ में भी 11% की वाज़ेह कमी आई है और 30% पाकिस्तानियों ने मुलाजमत के महफूज होने का भी कह दिया है। सो यकीनन ये बजट IMF डिक्टेटेड ज़रूर होगा, एहदाफ भी IMF सेट करेगा। नाजरीन, पॉलिसी गाइडलाइंस भी IMF की तरफ से ही आएंगी, लेकिन रिफॉर्म्स, इस्लाहात हमने करनी है कि जो हम बदकिस्मती से करते दिखाई नहीं दे रहे। रिलीफ के कितने चांसेस हैं जिसका दावा हुकूमत कर रही है। हमारे साथ इस हवाले से मौजूद हैं मारूफ सहाफ़ी, मुमताज़ इकोनॉमिक रिपोर्टर शहबाज राना साहब। शहबाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। फरमाई दीजिएगा, बजट ताख़ीर के पीछे क्या कहानी है एग्जैक्टली, क्योंकि IMF और हुकूमत के दरमियान जो मुशावरत हो रही है, दिस बैक एंड फोर्थ, यही बेसिक बुनियाद है या IMF की डिमांड जो है जब तक उन पे अमल दरामद नहीं किया जाएगा कि ये बगैर बजट पेश ही नहीं किया जा सकता सिरे से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 2 बड़ी वजूहात हैं बजट के में ताख़ीर की। एक तो जो IMF के साथ मुज़ाकरात थे 23 मई को ख़त्म होना थे, वो ख़त्म नहीं हुए, वो चलते रहे, अभी भी चल रहे हैं। इनकी तकरीबन जो वर्चुअल डिस्कशन होनी थी वो ऑलमोस्ट हो चुकी है, फिर भी अभी भी बहुत सारे डाटा एक्सचेंज हो रहे हैं। दूसरा, आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर मुल्क से बाहर गए थे,
और उनका जो 4 रोज़ का दौरा था उसकी वजह से उनकी यहाँ पे प्रेजेंस नहीं थी। और एक जो नेशनल इकनॉमिक काउंसिल की जो मीटिंग होती है उन्होंने चेयर करनी होती है, वो चेयर नहीं कर पाए, तो इसलिए वो 30 मई को मीटिंग थी तो वो कैंसिल हो गई। लेकिन इसमें जहाँ तक ये बात है कि क्या IMF की ये शर्त है या कि रूटीन की जो है डिस्कशन जो है वो चलती रहती है, ये ऐसा नहीं है। जो IMF ने पाकिस्तान के ऊपर 11 नई शराइत लगाई हैं उसमें से एक जो सबसे बड़ी पहले वाली शर्त वो है ही यही कि जो अगले माली साल का जो बजट होगा वो नेशनल असेंबली पास करेगी इन लाइन विद द एडवाइस ऑफ द IMF स्टाफ। तो वो जो एडवाइस IMF की है उसके स्टाफ की है, वो बजट का जो प्रेजेंटेशन है उससे पहले वो प्रोसेस कंप्लीट होना है। तो इसी वजह से इनको कम से कम उसमें 8 दिन की जो है वो ताख़ीर करना पड़ी। ऑल दो प्राइम मिनिस्टर वाला भी एक फैक्टर था, प्राइम मिनिस्टर तो कर सकते थे अपनी मीटिंग किसी न किसी तरीके से, मेजर जो इशू था वो IMF ही था इसमें। मगर शहबाज साहब, अगर आप रेवेन्यू के नंबर्स को ही देख लीजिए बस, तो पेट्रोलियम लेवी करीबन 2 गुना कर दी गई है, फिर 430 अरब रुपए तनख्वाहदार तबके ने दे दिया है। आप देख रहे हैं एक्सपोर्टर्स ने भी करीबन 100 अरब रुपए के करीब जो है वो अपनी कंट्रीब्यूशन टैक्स की मद में दी है। सो नंबर वाइज या फिर शेयर वाइज देखें तो तनख्वाहदार तबके ने तो सबसे ज्यादा टैक्स जो है वो कंट्रीब्यूट किया और अभी भी दबा चला जा रहा है। लेकिन आज अहम तरीन एक गुफ्तगू में मेरे ज़राए ये बता रहे हैं कि तनख्वाहदार तबके पर बोझ कम करने का IMF को कह दिया गया है, तजवीज़ नहीं कह दिया गया है। फिर जो एक लिमिट है 6 लाख की उसको हटा के अब कहा जा रहा है 1.2 मिलियन यानी कि 12 लाख की हद बना दी जाए। और इसके अलावा IMF को ये भी बता दिया गया है कि फर्टिलाइजर्स यानी कि खाद और पेस्टिसाइड्स जो हैं वो उनके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं हम लगाएंगे। आपकी क्या खबर है? ये जहाँ तक ये टैक्स कलेक्शन का ताल्लुक है, IMF का उसके ऊपर जो व्यू है वो अपनी जगह पे। अभी तक पाकिस्तान में जो टैक्सेस में इजाफा हो रहा है बावजूद इसके कि 1030 अरब रुपए के करीब जो शॉर्टफॉल है वो 11 माह में आया। जितना भी इजाफा हो रहा है वो नए टैक्स इकदाम, जो नया बोझ डाला गया था अवाम के ऊपर, कंपनीज के ऊपर, बिजनेसेस के ऊपर पिछले साल जून में, उसकी वजह से हो रहा है। तो ये एक मेरा नहीं ख्याल कि FBR को किसी भी तरीके से कोई काबिल सताइश काम कर सका है पिछले पूरे एक साल में, बावजूद इसके बहुत ज़्यादा जो है वो शोर किए गए कुछ इनिशिएटिव्स का, लेकिन उसका जो आउटकम है वो नहीं हासिल हो सका। जहाँ तक अगले साल के प्रपोजल्स का ताल्लुक है, वो जो IMF की एक डिस्ट्रस्ट है पाकिस्तान के साथ, या उसकी एक सस्पिशन इस चीज़ की है कि ये जो मेजर्स प्रपोज कर रहे हैं या ये इन्फोर्समेंट की बात करें, ये ठीक हो सकता है या नहीं हो सकता, उसका ताल्लुक इस साल की बुरी कारकर्दगी के साथ है। अब IMF को एक चीज़ बड़ी वाज़ेह नज़र आ रही है, IMF ये समझता है कि जब तक ये नया बोझ अवाम के ऊपर नहीं डालेंगे, नए टैक्स मेजर्स नहीं लेंगे, तो उस वक्त तक इनकी कलेक्शन में इजाफा नहीं होगा। इन्फोर्समेंट FBR कर नहीं पा रहा, नंबर 1। नंबर 2, अब जो स्पेसिफिक प्रपोजल्स की बात कर रही हैं, जहाँ तक सैलरीड क्लास का ताल्लुक है, उसके हवाले से 3 किस्म के जो है वो इनिशिएटिव्स है वो डिस्कस हो रहे हैं। एक तो जो 6 लाख से 12 लाख करने वाली बात है, अब उसमें मैं एक चीज़ अभी बता दूं, गवर्नमेंट कल फिर हमें ये बजट में गिला ना करे कि अगर इन्होंने 1 से 1.5% 12 लाख के ऊपर टैक्स लगाया, जो कि अभी तजवीज़ है, तो फिर हम इसको टैक्स छूट नहीं मानेंगे। टैक्स छूट वो होती है जहाँ पे 0 टैक्स होता है आपका, वो वहाँ से टैक्स छूट की लिमिट स्टार्ट होती है। जो एग्जेम्पशन एक थ्रेशोल्ड होती है, अभी 50,000 है, प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल चाह रहे हैं कि इसको 1 लाख कर दिया जाए महाना, जो एक एग्जेम्पशन है। लेकिन अगर वो 1 लाख इस किस्म का हुआ कि जो उसके ऊपर 1 से 1.5% टैक्स देना, तो वो एग्जेम्पशन नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जो एक सबसे ज़्यादा टैक्स देने के ऊपर जुर्माना लगाया हुआ है 10%, उसमें कुछ कमी की बात हो रही है, शायद 5% कमी कर दें उसमें। और तीसरी चीज़ ये है कि जो मुख्तलिफ 4 स्लैब्स हैं इसके बाद रह जाती हैं, उसमें इनकी कुछ टैक्स के जो एडजस्टमेंट्स हैं, रेट्स में कमी की बात चल रही है। तो ये चीज़ें हैं, पहले दिन से हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा, तनख्वाहदार तबके की अब बस हो चुकी है। 437 अरब रुपया हमने अदा किया है 10 माह में। अब 11 माह के नंबर भी फाइनली हो तो आएंगे तो इंशाल्लाह वो भी हम रिपोर्ट करेंगे। 10 माह में 437 अरब। एक्सपोर्टर्स ने 100 अरब दिया या नहीं दिया, इसके बारे में अभी मैं हतमी तौर पर नहीं कह सकता, इतनी बड़ी नंबर शायद ना हो। टारगेट इनका जरूर था एक्सपोर्टर से 100 से 125 अरब लेने का। ताजरों के ऊपर हुकूमत का अभी भी उनका एक रहम का उनका है कि वो रहम करना चाहते हैं ताजरों के ऊपर। जहाँ तक आगे बात आपकी फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स की, ये बिल्कुल हुकूमत ने एक बात की है IMF से, लेकिन इसी हुकूमत ने, जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है, पिछले साल ही जब ये IMF से प्रोग्राम तय हुआ था सितंबर में, तो इन्होंने लिख के दिया हुआ है कि हम अगले बजट में, जो कि ये वाला बजट है, इसमें जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी का रेट है 5% उसको 10% करेंगे और पेस्टिसाइड्स के ऊपर भी टैक्स लगाएंगे। तो अगर अपनी हुकूमत अपनी पिछली ही लिखी हुई बात से पीछे हटती है तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। ख्वाहिश करना एक बात है, उस ख्वाहिश को IMF एक्सेप्ट करता है या नहीं करता वो दूसरी बात है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, जो बजट पार्लियामेंट ने अप्रूव करना है इन लाइन विद द एडवाइस
ऑफ द IMF स्टाफ करना है हुकूमत की ख्वाहिशों के मुताबिक। नहीं मगर शहबाज सही है, यानी कि अभी प्रॉब्लम तो एक ये भी है, आज वजीर आजम से मेरी मुलाकात हुई, वो काफ़ी इस बात के ऊपर फ़ख्र कर रहे थे कि हर पीर को मेरी FBR से मीटिंग से मेरे दिन का आगाज़ होता है, सो दैट इज़ हिज प्रायोरिटी, अवलीन तरजीह है बल्कि। लेकिन टैक्स शॉर्टफॉल जो है वो हम देख रहे हैं कि बदस्तूर बढ़ ही रहा है। एक ब्यूरोक्रेट भी आपने इस वजह से चेयरमैन FBR लगाया कि चलो उनकी सिस्टम की समझ ज़्यादा है, गिरफ्त ज़्यादा है। क्या ये कैपेसिटी का मसला है हमारे यहाँ, या फिर सिस्टम इस कदर डिसफंक्शनल हो गया है कि शॉर्टफॉल जो है वो घटने का नाम ही नहीं लेता? देखिए मिस मेहर, जो प्राइम मिनिस्टर मीटिंग करते हैं इस इशू के ऊपर, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। मैं पहले भी कई दफ़ा ये बात कह चुका हूँ कि प्राइम मिनिस्टर का पर्सनल फोकस है FBR के ऊपर। प्राइम मिनिस्टर का पर्सनल फोकस है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट चाह रही है कि FBR ठीक हो जाए, पूरी कौम चाह रही है कि FBR ठीक हो जाए, फिर भी FBR ठीक नहीं हो रहा। अगर FBR ठीक नहीं हो रहा तो इसका मतलब हमारी स्ट्रेटजी गलत है। जो फंडामेंटल प्रॉब्लम है, अब बजट बन रहा है, बजट की जो एक्सरसाइज है उसमें वर्ल्ड बैंक के लोग बैठे वहाँ पे क्या कर रहे हैं? वर्ल्ड बैंक की एक्सरसाइज में कारंदाज पाकिस्तान के लोग क्या कर रहे हैं? वर्ल्ड बैंक की एक्सरसाइज बजट की जो एक्सरसाइज है इसमें कारंदाज पाकिस्तान के लोग क्या कर रहे हैं? जो आपकी बजट की एक्सरसाइज है इसमें एक्सटर्नल प्लेयर्स क्या कर रहे हैं? बजट की एक्सरसाइज में आपकी जो नेशनल टैरिफ पॉलिसी, इसमें स्टीफन डर्कन का और बाकी जो प्राइवेट कंसल्टेंट्स हैं उनका क्या काम है? क्या हमारी अप्रोच ठीक है? नंबर 1, क्या हम प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं? क्या ये जो लोग टेबल के ऊपर बैठे हुए सबके पास एक्सपीरियंस है इस बात करने का, इंक्लूडिंग द चेयरमैन FBR? चेयरमैन FBR आपने कहा बिल्कुल ठीक बात कही, प्राइवेट सेक्टर से तो नहीं ला सके, लेकिन ये पब्लिक सेक्टर से लाए, और पब्लिक सेक्टर में भी नॉन टैक्स सर्विस से लेके आए। नॉन टैक्स सर्विस में DMG से आपके चेयरमैन आ गए, अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग, अ वंडरफुल एडमिनिस्ट्रेटर, नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन जो FBR है ये एक ऑल टुगेदर एक डिफरेंट चीज़ है। ये एक टेक्निकल सर्विस है, इसके मसले मसाइल दूसरे अपनी जगह पे मौजूद है। अगर इतना ज़्यादा फोकस है, और इसमें कोई शक वाली बात नहीं, प्राइम मिनिस्टर का इन्फोर्समेंट के ऊपर बहुत फोकस है, ट्रैक एंड ट्रेस के ऊपर बहुत फोकस है, डिजिटाइजेशन के ऊपर बहुत फोकस है। हमने जो बिल एंड मेलिंडा जो गेट है उससे हमने ग्रांट ली है, हमने ग्रांट लेके इसको ठीक करने की कोशिश की है। वर्ल्ड बैंक से हमने कर्जा लिया है, एशियन डेवलपमेंट बैंक से कल कर्जा अप्रूव हो रहा है FBR के लिए। तो फिर FBR ठीक क्यों नहीं हो रहा? तो फिर स्ट्रेटजी को देख लेना। तो इन सारी चीज़ों के बावजूद अगर इतना ज़्यादा सब कुछ ठीक था तो फिर 1030 अरब रुपए का जो शॉर्टफॉल है 11 माह में, वो फिर नंबर गलत है। ऐसा ही है। वजीर आजम ने शहबाज साहब आज ये भी तस्दीक की है कि दिफाई बजट में इजाफा किया जा रहा है। ये तो एहसन इकबाल साहब हमें पिछले हफ्ते भी बता गए थे प्रोग्राम में, लेकिन आज वजीर आजम साहब ने भी तस्दीक की है। लेकिन आपने आज ये कहानी भी रिपोर्ट की है कि तरक्याती बजट भी जो है वो 4 खरब रुपए से ज्यादा होने का अब इम्कान है। एंड यू ऑल्सो स्पेसिफिकली आर रिपोर्टिंग के कोएलिशन पार्टनर्स जो हैं, इत्तेहादी जो हैं, कोएलिशन पॉलिटिकल प्रायोरिटीज आर डोमिनेटिंग एज हेल्थ, एजुकेशन एंड वाटर के अंदर हम बड़ी गहरी कटौती और डीप कट्स देख रहे हैं। कौन सी प्रायोरिटीज हैं ये इत्तेहादियों की? जहाँ तक दिफा के बजट की बात है, इस साल का जो डिफेंस बजट है इसको हमें माजी के डिफेंस के बजट से अलहदा रख के देखना पड़ेगा। माजी में जो डिफेंस के बजट में इंक्रीज़ आता था वो इन्फ्लेशन रेट के आसपास आता था, जितना भी इंक्रीज़ आता था वो उतना नहीं था जितना हमें अब भी चाहिए। तो इस दफ़ा जितना भी इंक्रीज़ आ रहा है, 25% आ रहा है, 30% आ रहा है, जो स्टेटेड डिफेंस बजट है उसकी हमें ज़रूरत है, नंबर जो भी हो। तो इस दफ़ा सिचुएशन डिफरेंट है, क्योंकि आपको पता है जो इंडिया से अभी भी मैसेजेस आ रहे हैं वो कोई इतने अच्छे मैसेजेस नहीं आ रहे, और हमारी जो फोर्सेस हैं वो जो तैयारी है वो मीडियम टाइम की कर रही हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि पीस टाइम में आप डेफर कर देते हो, बहुत सारी जो आपकी एक्सटर्नल पेमेंट्स होती हैं आप उसको डेफर कर देते हो क्योंकि आपके पास फॉरेन एक्सचेंज की कमी होती है। लेकिन जब मुल्क के डिफेंस की बात आती है, सिक्योरिटी की बात आती है, तो आप ये चीज़ें डेफर नहीं कर सकते। इस दफ़ा सब्सटैंशियल इंक्रीज है विदाउट गोइंग इनटू द डिटेल्स। अब आपने बात की है तरक्याती बजट की, देखिए ये मसला ही सारा यहाँ पे यही है, जो हमारी सियासी तरजीहात हैं, चाहे वो ताजरों की तरफ से आंख बंद करना, उनसे पूरा टैक्स ना लेना, चाहे दूसरी साइड के ऊपर उसके ऊपर पूरा टैक्स ना लेना। अब जो असल चीज़ है, मैंने वो सारा कल PSDP इनका देखा जो आज एनुअल प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी ने अप्रूव भी कर दिया। इंडिया ने पाकिस्तान को धमकी दी हुई है पानी रोकने की, और वो रोकने की कोशिश भी करना शुरू हो गया है। हमने अपना जो वाटर सेक्टर का जो बजट है उसमें हमने 45% कमी कर दी। दयामिर बादशाह डैम जो अगर 4 साल में मुकम्मल होना था, वो अगर उसको हमें 2 साल में अब करना चाहिए था। आज प्लानिंग मिनिस्टर कह रहे हैं जिस किस्म का हम उसको बजट दे रहे हैं शायद 20 साल लग जाए मुकम्मल होने में। तरजीहात कहाँ है, पैसा कहाँ जा रहा है? जहाँ तक तो सोशल सेक्टर की कमी की बात है, उसको मुझे इतना प्रॉब्लम इसलिए नहीं है कि अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन हेल्थ एंड एजुकेशन जो है वो प्रोविंशियल मैटर है, तो सूबे खर्चा करें, वफाक के पास अब गुंजाइश नहीं है। अगर वफाक की अपनी जो इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में कुछ कमी हो रही है तो वो दैट इज़ क्वेश्चनेबल। अदर देन दैट अगर कमी हो रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पैसा जा रहा है इत्तेहादी जमातों की फरमाइशों के ऊपर, उनकी फरमाइशों के ऊपर बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं वो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम में डाले गए हैं।
अगर एक इत्तेहादी जमात आपको ये कहे कि मैंने आपके लिए वोट नहीं करना बजट के लिए, अगर आपने ये 1 2 3 4 काम ना किए तो गवर्नमेंट फिर उस पर कंप्रोमाइज़ हो जाती है। अगर हुकूमत अपने MNAs को खुश रखने के लिए उनका जो एक डिस्क्रिशनरी फंडिंग है उनकी 50 अरब रुपए की सालाना उसको मेनटेन करती है बावजूद इन दी सर्कमस्टांसिस, तो इसका मतलब हुकूमत पोलिटिकली कंप्रोमाइज़ कर रही है। जो PSDP है, जिस दिन PSDP में मुझे सियासी तरजीहात छोड़कर अवाम की तरजीहात, मुल्क की तरजीहात जो है वो नज़र आ गई, तो मैं कहूँगा वाकई हुकूमत ने अबव द बोर्ड होकर खेला है, अपना जो सियासी कैपिटल है उसको लूज़ होने की परवाह नहीं की और एक ऐसा PSDP दिया जो मुल्क और कौम की ज़रूरत है। पैसे है नहीं, 10,000 अरब रुपए से ज़्यादा चाहिए जो पहले ही प्रोजेक्ट अप्रूव है उनके लिए। अगले साल का बजट इन्होंने रखा है 1,000 अरब, तो उसमें और नए प्रोजेक्ट्स भी ऐड हो रहे हैं, तो फिर ये तो फिर मुल्क की तरजीहात। एक और डिस्क्रिपेंसी भी है शहबाज, देखें भारत की तरफ से पानी रोकने की धमकी के पेश नज़र आज ही हमें वजीर आजम ने एतमाद में लिया और बताया कि हम नए डैम बनाने पर काम शुरू कर चुके हैं, लेकिन वक्त आने पर मजीद तफसीलात में शेयर करूंगा। ही डिड नॉट गिव एनी मोर डिटेल्स, लेकिन उन्हें यह जरूर हाईलाइट किया कि ये पैसे हमने खुद जनरेट करने हैं, हमने किसी और बैनुल अक़वामी फोरम से नहीं मांगने, ये खुद हम पैसे इकट्ठे करेंगे। अब देख रहे हैं हम सर, ये आप रिपोर्ट कर रहे हैं कि भारत की तरफ से पानी रोकने की धमकी के बावजूद हुकूमत ने जो मंजूर शुदा बजट है उसके मुकाबले में माली साल 2025-26 के लिए पानी के शोबे की मुख्तस रकम को 45% यानी कि 119 अरब जो है वो कम करके सिर्फ 140 बिलियन रुपए करने की तजवीज दे दी है। सो ये इस खतरे के होते हुए भी मजीद काट रहे हैं, मगर PM तो कुछ और कह रहे हैं सर। एग्जैक्टली और यही बात आज मैंने एहसन इकबाल से भी पूछी जो हमारे प्लानिंग के मिनिस्टर हैं, जब उन्होंने APCC की मीटिंग की सदारत हुई उसके बाद जब सहाफ़ियों से वो मिले, तो मैंने कहा जी आप एक तरफ तरजीहात की बात करते हैं और दूसरी तरफ आपने जो पानी के शोबे का बजट है उसमें 45% कमी करके 119 अरब रुपया मुख्तस कर दिया अगले साल के लिए। तो उन्होंने बड़ा वाज़ेह और साफ लफ्ज़ में कहा और कोई हेजिटेशन नहीं थी उनके लहजे में। उन्होंने कहा जी जो ओवरऑल एक कट लग रहा है तरक्याती प्रोग्राम के ऊपर उसमें हमारे पास चारा नहीं है, ये उन्होंने कहा। मैंने कहा जी आपने उसके लिए दियामिर बादशाह डैम के लिए इस साल के लिए 40 अरब रुपया रखा हुआ है, अगले साल आप 35 अरब रुपया मुख्तस करें तो मुकम्मल कैसे करेंगे। उन्होंने जी ठीक है कि जो मौजूदा हमारी एलोकेशन के लेवल उसमें तो शायद 20 साल लग जाए, पर एट द सेम टाइम उन्होंने साथ ये भी कहा कि अगर प्रोजेक्ट को डैम को ज़्यादा पैसों की जरूरत पड़ी तो हम कहीं से भी डाइवर्ट करके उसको पैसे दे देंगे। देखिए अगर नेशनल हाईवे अथॉरिटी का बजट उसमें इजाफा ना किया जाता, क्योंकि सड़कें हैं, सड़कों पे आप कंप्रोमाइज कर सकते हैं, पानी के ऊपर नहीं कर सकते, तो पानी का आप बजट नहीं काटते। अगर इस एक साल के लिए आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का जो 50 अरब रुपया जो बेसिकली पार्लियामेंटेरियंस की डिस्क्रिशनरी फंडिंग है उसको एक साल के लिए जीरो कर दें, तो जो आपने इसके लिए 35 अरब रुपया रखा हुआ दियामिर बादशाह के लिए वो ऑटोमेटिकली 85 अरब रुपया हो जाएगा। अगर आप सिंध की प्रोजेक्ट्स के लिए 86 अरब रुपया ना दें इत्तेहादी जमातों की फरमाइश के ऊपर, तो वो पैसा कहीं और स्ट्रेटेजिक मंसूबे के ऊपर लग जाएगा, क्योंकि इत्तेहादी जमातों की हुकूमत है, मजबूरियां हैं, तो इसलिए ये कंप्रोमाइज कर रहे हैं। किस्मत सर इधर जान के लाले पड़े हैं, इट इज सर्वाइवल मोड के अंदर मुल्क आया हुआ है, मगर फिर भी अनफॉर्चुनेटली इट्स पॉलिटिकल आपकी ब्लैकमेलिंग जारी है। एक और अहम तरीन इशू है सर, IMF बार बार अखराजात की कमी का कह रहा है, कैसे हम रनिंग एक्सपेंस को कम कर सकते हैं शहबाज? वफाक जो पैसा इकट्ठा कर रहा है उसमें से तो सूबों को पैसा देना है, एंड आई एम नॉट गोइंग इनटू द मेरिट्स ऑफ द NFC अवार्ड, लेकिन दिफाई बजट को भी बढ़ाना है, वो भी नागुज़ीर है, लाजमी है हमारे लिए गिवन द सर्कमस्टांसेस। फिर पेंशन का मसला भी अपनी जगह मौजूद है, बहुत से इदारे ऐसे भी हैं कि जो क्या कर रहे हैं हमें ये भी नहीं पता, लेकिन फिर भी खसारे वाले इदारे अपनी जगह मौजूद हैं। अखराजात क्या कभी कम हो भी सकते हैं इस मुल्क में? देखिए हमारा जो नेशनल नैरेटिव है ना, हमारी जो डिस्कशन है वो गलत डायरेक्शन के ऊपर, इसमें मैं भी शामिल हूँ, उसमें अपने आप को मैं शामिल करता हूँ। मसला पाकिस्तान में टैक्सेस इजाफा करने का नहीं है। आप जितने भी टैक्सेस में इजाफा करते जाओगे, जितना भी आवाम के ऊपर बोझ डालते जाओगे, सैलिड क्लास के ऊपर, उन तबकों के ऊपर जिनकी आवाज़ नहीं है, जिनका सियासी कोई वजन नहीं है, उसका फ़ायदा नहीं है, जबकि दूसरी साइड पे आपके अखराजात में इजाफा हो रहा है। अगर ये इन्होंने एक आपको पता है कि राइट साइजिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, राइट साइजिंग ऑफ द गवर्नमेंट, बेसिकली हुकूमत का साइज़ कम करने की जो एक्सरसाइज हुई उसमें बचत किधर है? हमें बता सकते हैं कि वहाँ से 200-300 अरब रुपये इन्होंने बचा लिए, बड़े आराम से 2 हफ्तों की एक्सरसाइज में 300-350 अरब रुपया बचा सकते थे, नहीं बचाया। कितनी वजारतें इन्होंने बंद की हैं? इन्होंने एक वजारत को इंटीरियर में जम कर दिया है, एक को इन्होंने जम कर दिया है, जो हमारी एविएशन थी उसको डिफेंस में जम कर दिया है, बाकी इन्होंने क्या किया है अभी तक? जो आपकी हेल्थ है, आपकी एजुकेशन है, आपकी कम से कम 8-9 ऐसी वजारतें हैं जिनका ताल्लुक ही कोई नहीं है वफाक के साथ, वो क्यों यहाँ है? उनको आपने क्यों नहीं बंद किया? फिर इसी तरीके से प्राइम मिनिस्टर ने 2 वज़रा इस चीज़ के ऊपर लगाए हुए हैं कि जो कि उनके पॉलिटिकल अफेयर्स की जो है वो करेंगे, कोऑर्डिनेशन करेंगे। दो मिनिस्टर, एक फुल मिनिस्टर और एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट, 1-2 नई अथॉरिटीज़ बना रहे हैं, तो खर्चा तो इनका कम हो नहीं रहा। आपकी इनकम क्या करेगी? पाकिस्तान जैसा मुल्क जहाँ पे
आपकी ज़्यादातर इकॉनमी इनफॉर्मल है, ज़्यादातर आपकी इकॉनमी जो है वो टैक्सेशन के निज़ाम से बाहर है। उसके बावजूद अगर आप 13% ओवरऑल और FBR कुछ 10.5 सवा 10% के ऊपर इस साल क्लोज करता है, तो 10% ऑफ द GDP से थोड़ा सा ज़्यादा क्लोज करता है, तो वो इतनी बुरा नहीं है। प्रॉब्लम किधर है? जब आपका खर्चा जो है आपकी इकॉनमी के साइज़ के बराबर हो जाता है, 20% के आमदन है, 13% के 7% का गैप है, वो आपको फिर कर्जे लेके पूरा करना पड़ता है। तो फोकस जो नेशनल डिबेट का, नेशनल नैरेटिव का है, वो अखराजात कम करने के ऊपर होना चाहिए। जो आमदन में इजाफे की बात है, और जब हम उसको मंथली बेस पे रिपोर्ट कर रहे होते हैं, तो हम वो चीज़ देख रहे होते हैं कि जब इन्होंने हमारे ऊपर 1300 रुपए के इजाफी टैक्सेस का बोझ डाला, हमारी कमर तोड़ी, और उसके बावजूद 1030 अरब का शॉर्टफॉल कर रहे हैं, 55 अरब रुपए की ये खरीदारी कर रहे हैं FBR के लोग 2 मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के अंदर। गैर मुल्की कर्जा लिए जा रहे हैं FBR को ठीक करने के लिए, गैर मुल्की कंसल्टेंट बैठाए हुए हैं FBR के अंदर। फिर हम सवाल लेके आते हैं कि ये किधर जा रहा है पैसा, ये आमदन जो बढ़ानी थी उस तरीके से क्यों नहीं बढ़ रही? जो फोकस के अंदर, जो डिबेट के अंदर चीज़ आनी चाहिए, वो खर्चे भी आने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मुमताज़ सहाफ़ी शहबाज राना मौजूद थे। नाज़रीन, आपको बताती चलूँ एक ऐसे वक्त में कि जब वज़ारत ख़ज़ाना और हुकूमत आइंदा माली साल के लिए तश्कील दिए जाने वाले बजट की डिटेल्स ठीक कर रही हैं, उसको रिफाइन कर रही हैं, रहीम यार खान में एक बाप ने अपने 3 बच्चों को जहर देकर खुदकुशी कर। पुलिस के मुताबिक रहीम यार खान के अलावा बस्ती हाजी पीर में 32 साला अब्दुर्रहमान ने 9 साला सफियान, 11 साला उमेर और 7 साला अफसा को जहरीली गोलियां खिलाईं, क्योंकि तीनों बच्चे बाप से ईद के कपड़े मांग रहे थे। अब्दुर्रहमान की बेटी खतरे से बाहर है। 2 बेटियों को ईद के कपड़े तो ना मिल सके, मगर मौत ने गले ज़रूर लगा लिया है। इस वक्त जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, आपके हमसाए में ऐसे बहुत से ख़ानदान हों कि जिनके पास ईद के कपड़े ख़रीदने की भी पोटेंशियल नहीं है, पैसे नहीं हैं, सासत नहीं है। उन्हें ढूंढिए, उनकी मदद कीजिए, क्योंकि ईद उल अज़हा कुर्बानी की ईद है, तो अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान करने की ईद है। जो चीज़ हमें सबसे ज़्यादा पसंदीदा है, अजीज़ है, उसे रब के हजूर पेश करने की ईद है। मैं ये नहीं कह रही एट ऑल कि आप कुर्बानी ना दीजिए या अच्छे कपड़े ना पहनिए, मगर इतना ज़रूर कर लीजिए कि अपने पैसों में से कुछ पैसे ऐसे गरीब ख़ानदानों में ज़रूर बांट दीजिए कि जिनके पास अपने बच्चों को ईद के कपड़े लेकर देने के लिए पैसे नहीं। लाखों का जानवर कुर्बान कीजिए, अगर कुछ हज़ार रुपए उस बाप की हथेली पर भी ज़रूर रख दीजिए कि जो अपनी अना की वजह से किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहता। वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। फेक वॉर, इलेक्शन स्टंट, रियासती ड्रामा, ये हैशटैग्स इस वक्त पूरे भारत में ट्रेंड कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने अवाम को क्यों गुमराह किया? क्या भारत आलमी हमायत से महरूम हो चुका है? सरकारी बयानिए पर अदम एतमाद बढ़ रहा है। ऑपोजिशन, भारत के अवाम और सहाफती बरादरी भारत की हुकूमत से सवाल करना है। गुज़िश्ता रोज नाजरीन, सिंगापुर में इंडिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अम्बील चौहान ने 2 मुख्तलिफ इंटरव्यूज दिए। ब्लूमबर्ग और रॉयटर्स को दिए जाने वाले इंटरव्यूज में उनके चीफ से जब ये पूछा गया कि क्या मई में पाकिस्तान के साथ 4 रोजा फौजी तसादुम के दौरान कोई इंडियन लड़ाका तैयारा मार गिराया गया, जनरल साहब का क्या कहना था? उन्होंने ये कहा कि अहम बात ये नहीं कि तैयारे गिराए गए, बल्कि ये कि वो क्यों गिराए गए, क्या गलतियां हुई। सहाफी ने फिर उनसे दोबारा सवाल किया कि कम से कम एक जेट मार गिराया गया, क्या ये दुरुस्त है? इस पर जनरल साहब ने फिर कहा कि अच्छी बात यह है कि हम अपनी गलतियों को पहचानने में कामयाब रहे। नाज़रीन, ब्लूमबर्ग टीवी ने इस इंटरव्यू का 1 मिनट और 5 सेकंड का यह हिस्सा अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट कर दिया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ब्लूमबर्ग टीवी पर तफसीलात का शेयर करना, उनका तनसीबात का एतराफ़ उनका करना, ये सब कुछ कर सकते हैं, तो अपने मुल्क में खामोश क्यों हैं? ये सोशल मीडिया पर इंडियन सारिफीन का वो शदीद रद्द अमल है कि जो गुज़िश्ता 24 घंटों से मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर ज़ेर बहस है। भारत की सहाफ़ती बरादरी भी सवाल उठा रही है कि ये खबर सबसे पहले बैनुल-अक़वामी मीडिया को क्यों दी गई? ये हक़ाइक़ सबसे पहले इंडिया के शहरियों, पार्लियामेंट और अवामी नुमाइंदों को क्यों नहीं बताई गई? जबकि ऑपोजिशन जमातों, ख़ुसूसन कांग्रेस की जानिब से भी मोदी हुकूमत इस इंटरव्यू के बाद शदीद दबाव और तनकीद की जद में है। जबकि कांग्रेस ने पाक फ़ज़ाइया के हाथों भारतीय फ़ज़ाइया के तैयारों के गिरने पर पार्लियामेंट का इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया है। भारतीय ऑपोजिशन जमात कांग्रेस की जानिब से मोदी सरकार पर सख्त तनकीद की जा रही है। कांग्रेस के सदर मल्लिक अर्जुन का यह कहना है कि मोदी हुकूमत कौम को गुमराह कर रही है।
कांग्रेस के सदर का यह भी कहना है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बार बार जंगबंदी का मुआहिदा कराने के दावे कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी दावों की वजाहत देने की बजाय अपने इंतखाबी मुहिम और कैंपेन्स में मसरूफ है और जंगबंदी की तफसीलात सामने लाने से गुरेजा है, बचने की कोशिश कर रहा है। नाज़रीन, ये आवाजें भारत के अंदर से उठ रही हैं। भारत की हुकूमत को हिज़्ब इख्तिलाफ और अवाम की जानिब से बराबर शदीद और बढ़ती हुई तंकीद का सामना है। इससे कबल पाकिस्तान की जानिब से इंडियन तैयारे गिराए जाने के दावे की इंडिया ने तस्दीक या तरदीद नहीं की। इंडिया की खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा था कि वो इस बारे में जवाब सही वक्त पर देंगे। इंडियन फजाइया के एयर मार्शल ए के भारती ने फिर तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान के हमरा जब प्रेस ब्रीफिंग की तो इस दौरान भी एक सवाल के जवाब में कहा था कि जंग में नुकसान मामूल की बात है, लेकिन उन्होंने भी पाकिस्तानी दावे पर बराह रास्त तबसरा करने से गुरेज किया था। दिलचस्प बात यह है कि एक दिन में 2 इंटरव्यूज में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने तस्लीम कर लिया है कि इंडिया को नुकसानात उठाने पड़े हैं और इसके लड़ाका तैयारे मार गिराए गए। जब यही सवाल राहुल गांधी ने पूछा तो बीजेपी के ट्रोल्स ने उन्हें मुल्क दुश्मन करार दे दिया था। ताहम नरेंद्र मोदी को जिस तंजीम की मुकम्मल और अनकंडीशनल हमायत हासिल रही है वो हिंदू कौम परस्त तंजीम RSS है, लेकिन हालिया वाकयात ने इस तंजीम के सीनियर रहनुमाओं को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। कई रहनुमाओं ने गैर एलानिया तौर पर मोदी की जंगी पॉलिसी को नाकाम शो ऑफ पावर करार दिया है। बीजेपी के बाज़ अरकान ने यह खदशा जाहिर किया है कि मोदी की जारहाना हिकमत अमली भारत को आलमी तन्हाई इंटरनेशनल आइसोलेशन की तरफ धकेल रही है। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज ही भारतीय फजाइया के सरबरा एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने अपनी हुकूमत और दिफाई इदारों पर खुलकर तनकीद करते हुए कहा कि आज तक भारत में कोई भी दिफाई मंसूबा वक्त पर मुकम्मल नहीं हुआ। एयर चीफ ने दिफाई मंसूबा की मुकम्मल जो मंसूबा बंदी है और उसमें ताखीर है, मुआहिदे और इनकी ताखीर पर शदीद भरमी का इजहार करते हुए भारत को चाहिए, उन्होंने कहा कि वो सिर्फ कागजी मंसूबे बनाने की बजाय अपनी दिफाई निज़ाम खुद डिज़ाइन करे और फिर वक्त पर इनको मुकम्मल भी करे। मारूफ भारतीय तज्जियाकार शशांक सरीन ने भी हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा है कि अगर माजी में ताखीर ना होती तो पाकिस्तान के साथ जंग में भारत को इतना नुकसान ना उठाना पड़ता। उन्होंने इस सुस्त रवि की असल वजह सियासी मुदाखलत पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को करार दिया है। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज भारत के बयानिए को झुटलाते हुए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर यानी कि 10वीं बार पाक भारत जंगबंदी का क्रेडिट ले लिया है। उनका कहना है कि हमने पाकिस्तान और भारत को जंग से रोका। पाक भारत कशीदगी झोरी तबाही का बायस बन सकती थी। हम इन लोगों के साथ तिजारत नहीं कर सकते कि जो एक दूसरे पर गोलियां बरसा रहे हों। गुज़िश्ता 2 दिन से बिलावल भुट्टो की ज़ेरे क़यादत वफ़द की वाशिंगटन, लंदन और ब्रसल्स में अहम तरीन मुलाकातें जारी हैं, जबकि दूसरा वफ़द आज वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातिमी की क़यादत में मॉस्को रवाना हुआ है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की क़यादत में न्यूयॉर्क जाने वाले वफ़द ने अक़वाम मुत्तहिदा से अपनी मुलाकातों का आगाज़ किया। बिलावल भुट्टो की क़यादत में आने वाले वफ़द में शामिल साबिक़ वज़ीर ख़ारजा अब्बास जिलानी, हिना रबानी खर, शहरी रहमान, मुसद्दिक़ मलिक जैसे तजर्बाकार सियासी रहनुमा शामिल हैं। पाकिस्तान का सफारती वफ़द अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सदर के साथ मुलाकातों के अलावा अक़वाम मुत्तहिदा के 15 रुकनी सलामती काउंसिल के बकिया 14 रुकन ममालिक के सफ़ीरों से भी मुलाकात करेगा, कि जिनमें अमरीका, रूस, बरतानिया, फ्रांस और चीन के सफ़ीर भी शामिल हैं। ये 5 ममालिक सिक्योरिटी काउंसिल के मुस्तकिल अरकान हैं। इस साल पाकिस्तान भी सिक्योरिटी काउंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन है। नाज़रीन, बाज़ हल्के ये सवाल भी उठा रहे हैं कि पाकिस्तानी वफ़द की मुलाकातों का बेशतर हिस्सा उन ममालिक के सफारतकारों से मुलाकातों में है कि जो पहले ही पाकिस्तानी मौक़िफ़ के कायल और दोस्ताना ताल्लुकात रखते हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और पाकिस्तानी वफ़द के सरबरा बिलावल ज़रदारी अमरीका के मुमताज़ कॉर्नेल क्लब से भी खताब करेंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी और वफ़द के एजाज़ में 3 जून को कॉर्नेल क्लब में एक इस्तकबालिया दिया जाएगा, कि जिसमें फ़ॉरेन पॉलिसी काउंसिल और दीगर अमरीकी शख्सियात भी शरीक होंगे। नाज़रीन, वफ़द वाशिंगटन रवाना हो जाएगा। अब इतलात हैं कि ट्रंप इंतज़ामिया पाकिस्तानी और भारतीय वफूद की वाशिंगटन में मौजूदगी पर दोनों ममालिक से मुतात अंदाज में राब्ता कायम करने और किसी ब्रेक थ्रू के लिए कोशिश कर रहा है। बहरहाल, शशि थरूर की वाशिंगटन में मौजूदगी और भारतीय सेक्रेटरी खारजा की क़यादत में दूसरा भारतीय वफ़द भी वाशिंगटन में अपनी मुलाकातों के मराहिल तय कर चुका है। आज ही चीन के सीनियर तज्जियाकार विक्टर गाओ ने भारत पर यह वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तान का पानी रोकने की किसी भी कोशिश को चीन अपनी इत्तेहादी सालमियत पर हमला समझेगा, जबकि क्रिस्टोफर जेफरलट, फ्रेंच पॉलिटिकल साइंटिस्ट, का कहना है कि यह जंग पाकिस्तान की जीत थी। भारत ने पाकिस्तान को गलत समझा और इसे कमजोर समझा। अब वक्त आ गया है कि भारत पाकिस्तान को देखने का अंदाज बदल ले। इंडिया इंडस वाटर ट्रीटी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर ही नहीं सकता।
भारत में की जाने वाली तंकीद का एक पहलू यह भी है कि रूस, जो भारत का इत्तेहादी है, पाकिस्तान से तजारती मुआहदे कर रहा है। रूस के हवाले से ताज़ा तरीन इतलात आपको बताते चलें कि यूक्रेन ने रूस पर अब तक का सबसे खौफनाक तरीन हमला किया है और दावा किया है कि रूस एयरबेस पर जोहरी सलाहियत के हामिल बमबार तैयारों को निशाना बनाया गया है कि जिसमें 40 से जायद रूस के कीमती तरीन तैयारे तबाह हो चुके हैं। यूक्रेन ने रूस पर 117 ड्रोन्स दागे हैं, जिसके जवाब में अब से कुछ देर कबल रूस ने यूक्रेन के फौजी तरबियती मरकज पर मिसाइल हमला कर दिया है। यूक्रेनी फौज के मुताबिक रूसी मिसाइल हमले में 12 यूक्रेनी फौजी हलाक हो चुके हैं। रूस के इस हमले से कबल यूक्रेन की जानिब से रूस के फजाई अड्डों और जंगी तैयारों को निशाना बनाने की बड़ी कार्रवाई की गई है। नाज़रीन, ड्रोन हमलों में 40 से जायद रूसी बमबार तैयारों को निशाना बनाने का दावा किया गया है। रूस यूक्रेन जंग के आगाज के बाद से इस हालिया हमले को खतरनाक और शदीद तरीन करार दिया जा रहा है। यूक्रेन की जानिब से इस कार्रवाई को स्पाइडर वेब का नाम दे दिया गया है और इसकी निगरानी खुद यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने की है। यूक्रेनी हुकूमत की जानिब से यह दावा सामने आ रहा है कि यह हमले 1.5 साल की प्लानिंग मनसूबाबंदी के बाद किए गए हैं और इस मंसूबे पर 18 माह तक काम होता रहा है। दर्जनों छोटे ड्रोन्स रूस में दाखिल किए गए माल बरदार ट्रकों में खास खुफिया जो खानों में इनको छुपाया गया, इनको उधर ही मैन्युफैक्चर किया गया, असेंबल किया गया, ट्रांसपोर्ट किया गया, फिर इन्हें रूस के मुख्तलिफ शहरों में ले जाकर वहां से करीबी फिजाई अड्डों पर रिमोट कंट्रोल के जरिए छोड़ दिया गया। यूक्रेनी दिफाई तज्जियाकारों का यह कहना है कि दुनिया की कोई खुफिया एजेंसी आज तक ऐसा ऑपरेशन नहीं कर सकी। यूक्रेन हुकूमत ने यह भी दावा किया है कि रूस के स्ट्रेटेजिक बमबार तैयारे यूक्रेन पर तवील फासले तक मिसाइल हमले करने की सलाहियत रखते हैं। उनकी मजमूई तादाद सिर्फ 120 है कि जिनमें से हमने 40 को निशाना बनाया है। ये एक नाकाबिले यकीन तादाद है। ये बमबार तैयारे और कमांड एंड कंट्रोल जहाज मुकम्मल तौर पर तबाह ना भी हुए हों, तब भी इस हमले का असर बहुत बड़ा है। आपको बताते चले कि हालिया चंद बड़ी जंगों को नाजरीन अगर हम देखें तो ये कहा जा सकता है कि मुस्तकबिल की जंगें ड्रोन्स के जरिए लड़ी जाएंगी। इससे पहले पाक भारत जंग में भी दोनों ममालिक ने अपनी ड्रोन टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया। भारत के सैकड़ों ड्रोन्स ने पाकिस्तान फजाई हदूद में घुसकर अहम और हसास तंसीबात पर हमले किए और भारतीय ड्रोन्स की एक बड़ी तादाद को पाकिस्तान ने मार गिराया। भारत ने इजरायली हैरप और मकामी तौर पर तैयार करदा UAV को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया, जबकि इसी तरह पाकिस्तान ने भी 300 से जायद ड्रोन्स भारत भेजे और इनमें तुर्की के तैयार करदा ड्रोन्स के अलावा पाकिस्तान का अपना तैयार करदा ड्रोन शेपर्ड 2 भी शामिल था। वी टेक अ लॉट ऑफ प्राइड इन दैट। लेकिन मुस्तकबिल में ड्रोन्स के जरिए जंग लड़ने की इस पूरी सच्चाई को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भारत ड्रोन टेक्नोलॉजी में भारी सरमायाकारी करने का इरादा कर चुका है। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।